नमस्कार, जय हिंद। आज 18 अक्टूबर है और 17 अक्टूबर की प्रतीक्षा इस देश के बहुत सारे लोग कर रहे थे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय समलैंगिक विवाहों पर अपनी जो 5 सदस्यीय खंडपीठ है उसका जो निर्णय आना था, मिला जुला के निर्णय आया है। और मेरे घर पे 2 न्यूज़पेपर आते हैं, एक टाइम्स ऑफ इंडिया जिसने 3 पेज केवल इस मुद्दे को कवर किया है और इंडियन एक्सप्रेस ने 3-4 पेज केवल इसी मुद्दे पे कवर किया है। आज में जो इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है वो कह रहा है कि सेम सेक्स मैरिज विल हैव टू वेट, अभी इंतजार करना पड़ेगा, अर्थात कोई ऐसा सकारात्मक कानून नहीं बना है। दोस्तों, ये एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिस पे बहुत सालों से हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। मैं यूपीएससी और पीसीएस परीक्षा के दृष्टिकोण से जितनी शॉर्ट में हो सके इस विषय के भूत, वर्तमान, अतीत सबकी चर्चा करूंगा, ताकि आप परीक्षा के दृष्टिकोण से इस विषय पर अपनी एक समग्र राय या एक अपनी समझ बना सकें, ताकि आपको मेंस में, इंटरव्यू में, एसे में या विभिन्न जगहों के परिचर्चा में काम आ सके। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी इतिहास की चर्चा करूंगा। तो समलैंगिकता कोई नई चीज नहीं है। उससे पहले मैं आपको LGBTQ का मतलब बताना चाहता हूं। देखिए, इसमें LGBTQ 5 शब्द हैं। L का मतलब होता है लेस्बियन, अर्थात जब एक महिला महिला से संबंध बनाती है शारीरिक, ऐसे महिलाओं को लेस्बियन कहते हैं। गे, जब पुरुष और पुरुष के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं उसको गे कहते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि ऐसी स्त्री या पुरुष जो पुरुष और स्त्री, बाई का मतलब 2 होता है, दोनों के साथ शारीरिक संबंध बना सकते हैं, तो उन्हें बाइसेक्सुअल कहते हैं। टी का मतलब ट्रांसजेंडर होता है, जिन्हें हम दिन प्रतिदिन की भाषा में किन्नर कहते हैं। और क्यू का मतलब क्वीर होता है। इन चारों को, LGBT को सामूहिक रूप से क्वीर कहा जाता है। तो ये LGBTQ का एक सामूहिक शब्द है जो सामान्य रूप से स्त्री और पुरुष का जो शारीरिक संबंध होता है, इसके अलावा जो अन्य संबंध होते हैं उन सबको आप इस श्रेणी में रख सकते हैं। अगर इनके इतिहास को देखें तो कोई ये नई घटना नहीं है। कामसूत्र में, नारद संहिता में, मनुस्मृति में, मध्यकालीन इतिहास में ऐसे जो गे रिलेशनशिप है या समलैंगिक संबंध है, इसकी बहुत विस्तृत चर्चा मिलती है कि क्यों होता है, कैसा दंड दिया जाना चाहिए। अर्थात ये बहुत प्राचीन काल से ये चला आ रहा है। और अगर इसके आगे की हम देखें तो भारत में इसकी क्या स्टेटस है, तो 1960-61 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया जिसे धारा 377 कहते हैं। इससे समलैंगिक शारीरिक संबंधों को अप्राकृतिक यौन संबंध की श्रेणी में रखा गया और इसके लिए अधिकतम 10 वर्ष की सजा रखी गई, इसे आपराधिक कृत्य मानकर। आपको जानकर एक आश्चर्य होगा कि ये धारा 1860 से लेके 2009 तक भारत में रही, लेकिन यह शायद भारत का एकमात्र कानून है जिसमें आज तक किसी को कभी कोई सजा नहीं हुई, ना इसमें कोई किसी को पकड़ा गया, ना कभी सजा हुई। अर्थात 1860 से लेके 2009 तक इस कानून के अंतर्गत कभी किसी को सजा नहीं हुई है। आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए दुनिया इस विषय पर क्या सोचती है। तो दुनिया के 77 देश समलैंगिक संबंधों के बिल्कुल विरोधी हैं, जिसमें ईरान है, सऊदी अरब है, यमन है, सूडान है, नाइजीरिया है, सोमालिया जैसे देश हैं जहां पर समलैंगिक संबंधों में फांसी तक की सजा है। बाकी किसी देश में कुछ सजा है, कुछ सजा है, लेकिन 77 देश समलैंगिक संबंधों में सजा का प्रावधान रखते हैं। वहीं करीब 114 ऐसे देश हैं जो समलैंगिक संबंधों में को अपराध नहीं मानते और किसी तरह की कोई सजा का प्रावधान नहीं है। इसमें 2001 में सबसे पहले नीदरलैंड देश है जिसने समलैंगिक विवाहों को मान्यता दी थी। ये एग्जाम के पर्पज से मैं सारी फैक्ट्स बता रहा हूं आपको। तो 2001 में नीदरलैंड वो पहला देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी थी, कि मतलब लड़का लड़के से और लड़की लड़की से विवाह कर सकते हैं। उसके बाद कई देशों ने इसे मान्यता दी, जिसमें नीदरलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, स्पेन, पुर्तगाल
आइसलैंड, अर्जेंटीना, कनाडा और अमेरिका के कुछ राज्यों ने भी समलैंगिक विवाहों को मान्यता दे दी है और कई ऐसे देश हैं जो देने पे विचार कर रहे हैं या उनके यहाँ इस तरह का संघर्ष चल रहा है। तो 114 देश समलैंगिक संबंधों को मान्यता देते हैं। साथ ही 71 देश, अगर मुझे याद हो 77 देश ऐसे हैं जहां पे समलैंगिक संबंधों में अपराध का प्रावधान है। अब हम आते हैं भारत में। तो भारत की स्थिति थोड़ी डिफरेंट है। भारत में 2009 में सबसे पहले एक नाज फाउंडेशन बना, ये आप लोग याद रखिएगा। 2007 में बना ये संगठन, 2007 में बना नाज फाउंडेशन, जिसको अंजलि गोपालन ने शुरू किया और ये समलैंगिक लोगों के अधिकारों के लिए एक मैगजीन निकाली जिसे पिंक पेजेस कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में समलैंगिक व्यक्तियों के अधिकार की लड़ाई नाज फाउंडेशन ने शुरू किया और धीरे धीरे इसके साथ बहुत सारे सेलिब्रिटीज जुड़ते गए, जिनमें ये कुछ नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। 2007 में राजपीपला एक जगह है गुजरात में, उसके राजकुमार हैं मानवेंद्र सिंह जी गोहिल। ये खुलकर सामने आए और बोले कि मैं एक गे हूं और इस पे इनके राज्य से जो पुश्तैनी जायदाद है उनसे भी बेदखल किया गया। ये विनफ्रे शो में भी आ चुके हैं और उसके बाद इसको लक्ष्मी त्रिपाठी जी, आप जानते होंगे, बहुत प्रसिद्ध एक किन्नर हैं, बिग बॉस में भी आ चुकी हैं। अब वो किन्नर अखाड़ा नामक एक साधु का समाज चलाती हैं, वो भी इसका समर्थन करती हैं। सेलेना जेटली एक हीरोइन है और इसके अलावा बहुत सारे बॉलीवुड में फैशन डिजाइनर्स हैं, फिल्म निर्माता हैं, निर्देशक हैं, एक्टर्स हैं, जो इस पे लगातार फिल्में बनाते हैं और अपने विचार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखते हैं। 2009 में ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखिएगा। 2009 में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, दिल्ली हाई कोर्ट ने धारा 377 को डीक्रिमिनलाइज किया। एग्जाम के नजर से डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब समझ लीजिए। 2009 से पहले अगर जो कानून 1860-61 में बना था, उसके अनुसार अगर आप समलैंगिक संबंधों में पाए जाते हैं तो आपको सजा हो जाएगी। 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, समलैंगिकता कोई आपराधिक कृत्य नहीं है और इसके लिए कोई सजा नहीं दी जाएगी। इसका यह मतलब नहीं है कि आप जाके समलैंगिक संबंध बनाएं या उसके लिए शादी कर सकते हैं। अर्थात अगर दो व्यक्ति समलैंगिक संबंधों में पाए जाते हैं तो उन्हें अपराधी नहीं माना जाएगा और इसके लिए कोई सजा नहीं होगी। इसको कहते हैं डीक्रिमिनलाइजेशन। इसका यह मतलब नहीं है कि संवैधानिक मान्यता दिया, इसका यह मतलब हो गया कि अब आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। इस घटना से काफी उत्साह आया गेज में और उन्होंने विभिन्न बड़े बड़े शहरों में, आपने देखा होगा, मास्क वगैरह लगा के गे परेड शुरू हो गए किन्नरों के, या ये गे और जो लेस्बियंस हैं, जो LGBT कम्युनिटी है, इन्होंने अपने अधिकारों को और मुखर होकर रखना शुरू किया और आज बहुत बड़े बड़े शहरों में गे परेड्स वगैरह नियमित होते हैं। दिल्ली में तो मैंने भी न्यूज़पेपर, टीवी में काफी देखा हुआ है। इसकी बेसिकली इसमें समस्या क्या है? देखिए, अभी भारत में लगभग जो खुल के लोग आए हैं 25 लाख के आसपास LGBT हैं, जिसमें 7% को एड्स है, HIV संक्रमण कहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे 3 पक्ष है। पहला पक्ष है जो इसका समर्थन करते हैं। जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि भाई, अगर मैं एक पुरुष हूं, मुझे किसी स्त्री को देख के आकर्षण नहीं हो रहा है, मुझे किसी पुरुष के प्रति ही आकर्षण हो रहा है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा हार्मोन ऐसा है, मेरा टेस्टोस्टेरोन ऐसा है। तो तमाम बायोलॉजिकल रीजंस बताते हैं कि अगर मेरी कोई स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं हो रहा है, पुरुष के प्रति ही हो रहा है, तो मुझे आप क्यों जबरदस्ती किसी स्त्री के साथ रह रहे हैं? और ऐसे ही बात वो स्त्री भी कह रही है कि मुझे किसी पुरुष को देख के आकर्षण नहीं होता, मुझे स्त्री को ही देख के आकर्षण होता है। तो अगर मेरी बायोलॉजिकल हार्मोन्स ऐसे हैं तो क्या आप इसके लिए मुझे सजा देंगे? अगर मेरी हाइट कम है, मैं मोटा कम हूं, या जो भी है, जो ईश्वर ने प्रदत्त किया है मेरे अंदर हार्मोन, उसके लिए आप मुझे कैसे सजा दे सकते हैं? तो ये जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो कहते हैं कि भाई, सेक्सुअल रिलेशन एक अपना पर्सनल मामला है, कोई स्त्री के साथ करना चाह रहा है, पुरुष के साथ, उसकी प्रॉब्लम है। हम कौन होते हैं उसमें चौधरी बनने वाले?
बिना फीस के वकील समाज क्यों बन रही है, ये निजता का हनन है। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ये फंडामेंटल राइट का भी हनन है, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये लैंगिक मामला है, इसके आधार पे आप हमारे साथ भेदभाव कैसे कर सकते हैं। जबकि जो विरोधी हैं, प्रतिक्रियावादी हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये जो समलैंगिकता है ये बेसिकली सॉरी जो गलत संगति होती है उसका परिणाम है। लोग क्या, ऐसा पाया भी गया है कई रिसर्चों में कि अगर लड़कियां बहुत लंबे समय तक केवल गर्ल्स 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 हॉस्टल में रहती हैं, बॉयज केवल बॉयज 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 हॉस्टल में रहते हैं, अर्थात उनका विपरीत लिंगियों के बीच कम संपर्क रहता है, तो इस दौरान उनमें समलैंगिकता का भाव विकसित हो जाता है, ऐसा अध्ययन भी बताते हैं। लेकिन मेरी इस पे कोई निजी राय नहीं है कि ये मामला हार्मोनल है या संगति का है, लेकिन जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि ये हार्मोनल मामला है, विरोधी कहते हैं कुसंगति का मामला है। इस पे एक और भी राय है, वो ये राय है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से भी संबंध बनाना चाहे, ये इस पे दूसरे की राय कहां से आती है, इसको तो उसका अपना मामला है, उसके ऊपर छोड़ दीजिए, आप इसमें दखल नहीं कर सकते। और प्रोग्रेसिव लोग एक और बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए आप हम पर दबाव बनाएंगे, इससे ब्रेन ड्रेन होता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो आईएएस हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको वो सिर्फ इसलिए भारत में नहीं रहना चाहते, वो ऐसे देश में पलायन कर जाते हैं जहां ऐसे संबंधों को मान्यता है। इससे देश को भी नुकसान हो रहा है और ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जबकि विरोधी कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल जो कुसंगति का परिणाम है, और इनका मानना है कि प्रजनन का अर्थ केवल प्रजनन से है। जो सेक्सुअल रिलेशन होते हैं, ऐसा कोई भी सेक्सुअल रिलेशन जिसमें बच्चे पैदा नहीं होते, ऐसे संबंध गलत होते हैं, और ऐसे सेक्सुअल रिलेशन को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए जिसमें प्रजनन की क्षमता या पोटेंशियल ना हो। तो ये प्योरली ये कहते हैं कि अय्याशी है, और ऐसी गलत चीजों को मान्यता नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, 2009 से जब से ये डीक्रिमिनलाइज हुआ है, तब से जो नाज फाउंडेशन है या और कई सारे फाउंडेशन हैं, अपने समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने के लिए लड़ रहे हैं। और अंततः कल का वो दिन आया जिसमें जो 17 अक्टूबर 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कुछ प्रमुख बातें कही हैं, मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा ताकि आपकी एक समझ बन सके। अभी सरकार की भी स्थिति बताऊंगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मिला जुला के जो कहा है, वो समलैंगिकों को निराश किया है। इसमें साफ लिखा हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये देखिए इसमें इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि सेम सेक्स मैरिज विल हैव टू वेट। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून नहीं बनाया, ना इन्हें अधिकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कुछ प्रवचन दिए, जिसको हम डे टू डे लाइफ में कहते हैं सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनका अधिकार है, इनको मान्यता मिलनी चाहिए, और सरकार को इस संबंध में कोई कानून बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, उसका काम कानून, बने हुए कानून का व्याख्या करना और उसका अनुपालन कराना है। कानून बनाने का अधिकार संसद को है, और उसने सरकार को सुझाव दिया कि इनको कानून बनाने की हम आपको सुझाव देते हैं और संसद इस पर कानून बनाए। लेकिन ये सुझाव है, ऑर्डर नहीं है। जैसे हम लोग आप लोग को रोज सुझाव देते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन आप नहीं पढ़ते हो, क्योंकि सुझाव आपका मानना ना मानना आपकी मजबूरी नहीं है कोई। साथ ही 2-3 बातें सुप्रीम कोर्ट ने और कही। पहली कही कि शादी, विवाह कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, तो अगर सरकार इस पे कोई कानून नहीं बना रही है तो वो आपके फंडामेंटल राइट का हनन नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में जो विवाह है वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। दूसरा, इन्होंने ये भी सुझाव दिया कि ऐसे कपल्स को एडॉप्ट करने की, बच्चे एडॉप्ट करने की अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन चाहिए मिले ऐसा कोई बात नहीं का। अर्थात सब कुछ जो सुप्रीम कोर्ट ने है उसने सरकार पे डाल दिया, केवल प्रवचन दिया, अच्छी अच्छी बातें कही। सरकार की मजबूरी ये है कि सरकार सामूहिक चेतना से चलती है। आप सबको पता है कि सरकार इस विषय पर तटस्थ है। सरकार देखती है कि भारत के लोग क्या सोचते हैं, जिसको सामूहिक चेतना कहते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस।
सरकार को लगता है कि भारत के अधिकांश लोग ऐसे संबंधों के विरोधी हैं, इसलिए अगर हम कानून बनाएंगे तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, सरकारें गिरा देंगे, चुनाव में हमें नुकसान होगा। और अगर मैं ऐसा कोई कानून बनाता हूं जिसमें समलैंगिकता का विरोध किया जाए, ये इसको गलत माना जाए, तो शहरों में ऐसे लोग, प्रोग्रेसिव लोग हैं जो सरकार का विरोध करेंगे। तो सरकार ने कोर्ट से कहा है कि हम ना तो इसके समर्थन में हैं ना विरोध में हैं, हम आगे देखेंगे, मतलब टाल दिया बात को, लंबे समय के लिए टल गया है। और जो प्रतिक्रियावादी हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये कानून बना तो मैं सरकार को छोड़ूंगा नहीं। और जो लोग प्रगतिशील हैं, जो महानगरों में रहते हैं, कहते हैं कि सरकार को दकियानूसी चीजों से बाहर निकलना चाहिए। ये उदारवाद का जमाना है, दुनिया चांद पे, भारत भी चांद पे पहुंच चुका है, आप सबको बधाई हो। और जो देश चांद पर पहुंच चुका है वो ये देख रहा है कि रूम में कौन मर्द है, कौन स्त्री है, कौन किसके साथ बैठ रहा है और रूम शेयर कर रहा है। सरकार को इन सब चीजों से ऊपर उठना चाहिए। तो ये ओवरऑल मिला के सरकार तटस्थ है। कानून सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बनना चाहिए, वो संसद पे छोड़ रहा है। प्रतिक्रियावादी इसका विरोध कर रहे हैं, प्रगतिशील लोग, विशेषकर बड़े शहरों के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, और लगभग ये चीजें खिचड़ी में चल रही हैं। अब आता है मेरी राय, क्योंकि मैं एक समाजशास्त्र का शिक्षक हूं, तो मैं क्या सोचता हूं। मेरा ओवरऑल मानना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, जब भी मैं इनके निर्णय देखता हूं तो मैं देखता हूं कि इन पर अर्बन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं खुद भी गांव का हूं और गांव वगैरह को मैं देखता हूं, भारत गांव का देश है, छोटे शहरों का देश है, कस्बों का देश है। अगर आम जनता से पूछिएगा, लोग ऐसे संबंधों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में चूंकि सरकार जनता की प्रतिनिधि है, अगर भारत के अधिकांश लोग इसको पसंद नहीं करते तो सरकार को भी थोड़ा सा रुक के चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक कानूनी मामला आता है कि क्या न्याय बहुमत या लोकप्रियता से चलेगी। एक व्यक्ति का भी अगर अधिकार है तो उसका अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं। तो मेरी इस पे थोड़ी सी डिफरेंट राय है, शायद आप में से बहुत लोग असहमत होंगे। सहमति और असहमति कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हमें भी कुछ पता चले। तो मेरा मानना है कि इस पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच किया जाए, थोड़ा सा और समाज को खुलने दिया जाए। अभी एटलीस्ट मैं देखता हूं कि बड़े नगरों में भी बहुत एक छोटा सा वर्ग है जो इसका समर्थन कर रहा है। हम आप जैसे मिडिल क्लास लोग थोड़े असहज हैं इससे, लेकिन गांव के लोग तो बिल्कुल असहज हैं, कस्बों के लोग बहुत ज्यादा असहज हैं। मैं इस पे एक मध्य मार्ग के रूप में सोचता हूं, और वो ये सोचता हूं कि शुरुआत में आप कुछ बड़े महानगरों में ऐसे संबंधों को मान्यता देकर देखिए, बड़े बड़े 3-4 बड़े शहरों में, जिसको हम पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं, और 5 साल के लिए मान्यता देके देखिए। शादी को, मतलब ऐसे शादी मत दीजिए उसको, क्योंकि 5 साल बाद ऐसा थोड़ी कि आप शादी खत्म कर देंगे। 5 साल तक कुछ ऐसे लिबरल लॉज बना के कुछ बड़े महानगरों की पहचान कीजिए, और वहां पे देके देखिए कि इसका क्या इम्पैक्ट आता है। ये नंबर 1। दूसरा है कि जैसे ऐसे संबंधों में कि लोग मांग करें कि हमें बच्चे अडॉप्ट करने की कानूनी अधिकार होने चाहिए। मेरा इस पर राय थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे एक माँ बाप को अधिकार है बच्चा अडॉप्ट करने का, तो क्या उस बच्चे को भी अपने माँ बाप चुनने का अधिकार है? कल को जब वो बच्चा बड़ा होता है और उसको पता चलता है कि उसके पेरेंट्स गे हैं या लेस्बियन हैं, और अगर वो सामाजिक ह्यूमिलिएशन से बचना चाहता है, उसको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, इन्होंने क्यों मुझे अडॉप्ट किया और मेरी बहुत समाज में बदनामी हो रही है, तो क्या वैसे बच्चे का भविष्य में क्या अधिकार देंगे कि जिनको ऐसे पेरेंट्स नहीं चाहिए, क्या हम उनको कोई अधिकार देंगे? और तीसरा ये है कि जो अमेरिकी फौज में एक कानून है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उस कानून का नाम है डोंट आस्क डोंट से। ये बड़ा अच्छा कानून लगा मुझे। डोंट आस्क, आप किसी से पूछ नहीं सकते कि क्या आप गे या लेस्बियन हैं, और ना आप किसी को बता सकते हैं। ये आपका निजी मामला है, आप इसको निजता के तौर पे रखिए। ना आप किसी से पूछेंगे, ना आप किसी को बताएंगे। तो मेरा ओवरऑल ये समझ है कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच किया जाए, धीरे धीरे समाज खुले तो ज़्यादा बेहतर है। भारत में परिवार विवाह एक बहुत डिफरेंट संस्था है, इसको आप वेस्टर्न आइडियोलॉजी से नहीं देख सकते। बेसिकली ये मुख्य रूप से पश्चिम से आयातित अवधारणाएं हैं। मैं मूल रूप से किसी के व्यक्ति के मूल अधिकार के, व्यक्तिगत अधिकार के या निजता के जबरदस्त समर्थक हूं, लेकिन मेरा मानना है कि समाज की कीमत पे व्यक्ति को हम
एक सीमा से अधिक महत्व नहीं दे सकते। तो ओवरऑल मेरा मानना है कि अभी वो वक्त नहीं आया है जिसमें ऐसे शादियों को मान्यता दी जाए, ऐसे एडॉप्शंस को मान्यता दी जाए। अभी डोंट आस्क डोंट से पॉलिसी से बढ़ा जाए। ना आप समाज में बैंड बजाएं, ना आपको कोई लड़ाई हो, आपका निजता है, आप किसके साथ रूम में रहते हैं, क्या करते हैं, हमें कोई डीक्रिमिनलाइज ऑलरेडी है। तो ओवरऑल मेरा ये मानना है कि अभी थोड़ा सरकार को वेट एंड वॉच करना चाहिए, कुछ थोड़े बहुत लिबरल और अधिकार देकर समाज पर इसके इम्पैक्ट को एनालिसिस करनी चाहिए, और 5-5 साल में इसकी एनालिसिस हो, जो भी क्या इम्पैक्ट निकल के आता है उसी के आधार पे आगे ये सुनिश्चित किया जाए कि आगे इस संबंध में क्या किया जाना चाहिए। तो ये मेरी राय है। अगर आपकी भी कोई राय है इस विषय पे तो जरूर बताएं, और साथ ही किसी भी सामाजिक मुद्दे पे आप चाहते हैं कि मैं अपनी राय रखूं तो आप मुझे कमेंट में बताएं। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपसे फिर अगले मुद्दे पे जल्द मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।